हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। तो आज फिर से मैं आपके सामने आ गया हूँ एक और वीडियो लेक्चर लेके, और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स जो होंगे 23 मार्च 2023 के। आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है डेथ पेनल्टी के ऊपर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में इस चीज़ के ऊपर चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से डेटा मांगी है कि आप हमें ये बताइए कि जो हैंगिंग है उससे बेहतर तरीके से और उससे मोर डिग्निफाइड, लेस पेनफुल और सोशली एक्सेप्टेबल मेथड क्या हो सकती है। तो यहाँ 3 पैरामीटर बताए गए हैं, मोर डिग्निफाइड, लेस पेनफुल एंड मोर सोशली एक्सेप्टेबल मेथड क्या हो सकती है जिसके थ्रू हम क्रिमिनल्स को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके पास कोई दूसरी मेथड हो तो वो हमें बताइए अपार्ट फ्रॉम हैंगिंग। तो इसके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा है उसके ऊपर चलते हैं, और उसी के साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं और डेथ पेनल्टी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज डेथ पेनल्टी। सो डेथ पेनल्टी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब ये हो गया जब कोई इंसान क्राइम करता है और उसके लिए स्टेट उसे पनिशमेंट देती है डेथ, उसे कहा जाता है कैपिटल पनिशमेंट। अब बात करते हैं कि किस तरीके से कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है सेक्शन 354 क्लॉज 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, इसके अंदर बताया गया है कि जिस भी इंसान को डेथ पेनल्टी दी गई है उसको हैंग किया जाएगा। और हैंग कैसे किया जाएगा? हैंग बाय द नेक टिल ही इज डेड। जब तक वो डेड नहीं हो जाता, जब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग देता, तब तक हम उसे लटका के रखेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर यहाँ पे बताई गई है। अब जानते हैं कि डेथ पेनल्टी के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि ये क्राइम को डिटर करता है। जब आपको मालूम है कि इसके लिए आपको फांसी हो सकती है तो आप वो क्राइम कमिट नहीं करेंगे, लोग उस क्राइम को कम कमिट करेंगे। दूसरी चीज़, जो विक्टिम है उसको न्याय मिलता है, उसकी फैमिली को न्याय मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर हीनियस क्राइम, जैसे रेप जैसे क्राइम के लिए अगर उन्हें डेथ पेनल्टी ना दी जाए तो आप बताइए और क्या दिया जा सकता है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसेस एक्सपेंसेस, जब हम एक इंसान को रखते हैं जेल के अंदर उसके पीछे बहुत सारा खर्चा लगता है। खर्चा कैसे? उसको खिलाने का, पिलाने का, उसके लिए और 2-3 चीज़ें चाहिए, वो उसकी बेसिक एम्यूनिटीज़ पे खर्चा, बाकी उसकी मेडिसिन पे खर्चा। ये सब कौन देते हैं? ये सब हम देते हैं। जो हमारा हार्ड अर्न मनी होता है उसमें से जो हम टैक्सेस पे करते हैं उसके ऊपर से इनके ऊपर खर्चा किया जाता है। तो क्या ये वेस्टेज नहीं है मनी का? तो इसके लिए रिड्यूस करने के लिए, एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए भी हम डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। क्लोजर फॉर द विक्टिम, जब तक किसी भी चीज़ का अंत नहीं आता तब तक वो हमारे सामने बार बार आती रहती है। जब डेथ पेनल्टी हो जाएगी, जिसने वो काम किया है उसे सज़ा मिल जाएगी, तो उस चैप्टर को एक क्लोजर मिल जाएगा और जिस इंसान के साथ वो हुआ है उसे शांति मिलेगी। ठीक है। बदला, देखो बदले की भावना ऐसी है जो कभी भी शांत नहीं बैठती। या तो सरकार बदला ले ले, या सरकार अप्रोप्रिएट तरीके से उसको डेथ पेनल्टी दे दे, या फिर कोई इंसान सड़क पे उतरे। अगर इंसान सड़क पे उतरेगा तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा, हर एक इंसान दूसरे इंसान से बदला लेने के लिए भागेगा। तो ऐसे समय पे जिस इंसान ने क्राइम किया है उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? स्टेट की होनी चाहिए। अब इसके अगेंस्ट में भी कुछ हैं आर्ग्यूमेंट, उनके बारे में बात करते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये बताया गया है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि जिस इंसान ने क्राइम किया है वो भी ह्यूमन है। दूसरी चीज़, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं, तो वो उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा। हम किसी भी इंसान को ऐसे मार नहीं सकते। यहाँ पे बताया गया है इरिवर्सिबल, अगर एक बार आपने किसी इंसान को लटका दिया तो वापस नहीं ला सकते। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है कि किसी गलत इंसान को लटका दिया तो, अगर किसी गलत इंसान को डेथ पेनल्टी दे दी तो ऐसे दोनों सर्कमस्टेंसेस में होगा क्या? अन्याय हो गया ये तो। अब उस इंसान को वापस तो लाया नहीं जा सकता, उसकी फैमिली के पास वापस तो भेजा नहीं जा सकता। इसके लिए ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पे सामने आता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम ये चीज़ मान सकते हैं कि न्याय जो है वो ढंग से हुआ नहीं। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके रिलेटेड क्या क्या जजमेंट्स आए हैं हमारे सामने। उन जजमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कब आया था? 1980 में आया था। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर डेथ पेनल्टी को सही करार दिया गया। बोला गया कि डेथ पेनल्टी इज राइट, डेथ पेनल्टी इज राइट। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन लगाई गई, दैट इज इट इज लिमिटेड टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। मतलब कुछ चुनिंदा केसेस के अंदर ही आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, हर एक केस के अंदर डेथ पेनल्टी देने का सोचिएगा भी मत। तो ये कुछ चुनिंदा केसेस के अंदर हमें डेथ पेनल्टी देनी है, बाकी सारी में नहीं देनी है।
दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 क्या कहता है? इट अपहेल्ड द मेथड, जो हैंगिंग की मेथड थी, ठीक है, उसको अपहेल्ड किया इसने, बोला कि हैंगिंग की मेथड जो है वो करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हैंगिंग से कम पेनफुल कुछ और हो ही नहीं सकता, ठीक है। हैंगिंग इज एज पेनलेस एज पॉसिबल। अब इंसान मरेगा तो थोड़ा दुख दर्द तो होगा ही ना ऑब्वियसली, बट कम से कम किस में होता है? इसके अंदर होता है। इसके अलावा जब बात आती है कि किस किस तरीके की हमने जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से सेंटर ने ये पूछा कि आप हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस बताइए। तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? सो बाय 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन 1967 हम 3-4 तरीके और देख सकते हैं। पहला तो हो गया इलेक्ट्रोक्यूशन। इसके अंदर क्या करेंगे हम? बिजली के झटके देके उस इंसान को जो है ख़त्म कर देंगे। दूसरी चीज़ यूज़ ऑफ गैस चैम्बर, जैसा आपने देखा हिटलर ने गैस चैम्बर इस्तेमाल किया था, वैसे गैस चैम्बर में डालो और वो इंसान ख़त्म हो जाएगा। तीसरा लीथल इंजेक्शन, जो कि कहाँ एप्लीकेबल है? यूएसए के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी काफ़ी कम पेनफुल है ऐसा बताया जाता है। तो ये हो गई डेथ पेनल्टी के बारे में बात। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023। हमारा सेकंड आर्टिकल किसके बारे में होने वाला है? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो किसने पब्लिश करी है? यूएन ने। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या डिटेल बताई गई है। तो सबसे पहले तो डिटेल ये बताई गई है कि 2 बिलियन लोगों के पास जो है सेफ वाटर जो है, जो वो ड्रिंक कर सकें, ऐसी एक्सेस नहीं है, उस तक वो नहीं पहुंच सकते। 3.6 बिलियन लैक एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड सैनिटेशन, इनके पास सैनिटेशन का इशू है और इनके पास पानी का इशू है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि आप जो अभी 1/3 पॉपुलेशन को देख रहे हैं जो पानी की कमी महसूस कर रही है, इससे बाद में आप देखेंगे तो हाफ हो जाएगी, नियरली हाफ हो जाएगी। मतलब जो पानी की कमी फेस कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं हाफ तक पहुंच जाएंगे टोटल पॉपुलेशन की। अब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया के अंदर ऐसा कहा जाता है कि 80% ऑफ पीपल आर लिविंग अंडर वाटर स्ट्रेस। मतलब ऐसी सिचुएशन वो फेस करते हैं जहाँ पे उनके पास पानी की एक्सेस नहीं होती, रेगुलर एक्सेस नहीं होती। इसके अंदर रिकमेंडेशन क्या दी गई है? पहली रिकमेंडेशन दी गई है स्मार्ट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट स्मार्टली करो। किस तरीके से स्मार्टली किया जा सकता है? देखिए, जितना हम कोलैबोरेशन करेंगे, जितने लोगों को साथ में लाएंगे, उतना हमारे लिए बेहतर है। तो सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट को साथ में लाना है, बिजनेस ओनर्स जो हैं उन्हें साथ में लाना है, साइंटिस्ट को, सिविल सोसाइटी को, और इन सारी कम्युनिटीज़ को हमें साथ में लाके एक यूनिट बनानी है। जब इतने सारे लोग एक साथ आएंगे, सबका अपना एक मत होगा, सबका एक व्यू होगा, सबका हार्डवर्क होगा, तो डेफिनेटली हम इससे पार पा पाएंगे। दूसरी चीज़, जब हम ट्रांस बाउंड्री कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, जब दूसरे देशों से संबंध की बात करते हैं, तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें जो हैं उनमें ध्यान रखनी है। दैट इज़ वाटर, एनर्जी एंड फूड। इन तीनों का कनेक्शन हमें ध्यान देना है, इसके रिगार्डिंग हमें बातचीत करनी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जहाँ पे भी आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम वाटर को बचा सकते हैं, हम वाटर कंजम्पशन कम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस शुड बी इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल एलिमेंट। जब हम ट्रेडिशनल एलिमेंट वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो इजीली लोग जो है उसे अडॉप्ट कर पाएंगे, उससे फैमिलियर रहेंगे और उसकी सक्सेस आपको ज़्यादा दिखेगी। चलिए आगे चलते हैं और अगले हम आर्टिकल के बारे में समझते हैं। दैट इज़ जेंडर इक्विटी इन डिजिटल इंडिया। हमने डिजिटल इंडिया शुरू तो कर दिया, बट क्या हम दोनों जेंडर को इक्वली लेके आ पाए डिजिटल इंडिया के अंदर? जी नहीं ला पाए। उसी चीज़ के बारे में ये आर्टिकल है कि किस तरीके से दोनों जेंडर को हमें इक्वली जो है यहाँ पे डिजिटल इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि इशू क्या है। व्हाट इश्यूज आर फेस्ड बाय वुमन? सबसे पहला, लैक ऑफ एक्सेस। जो स्मार्टफोन है, डिवाइसेस हैं, लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए, आईपैड वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं जिससे डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है वो हम साकार कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक्सेस ही नहीं है महिलाओं को। तो ये एक्सेस ना मिल पाना सबसे बड़ा इशू है। दूसरी, अगर एक्सेस है भी तो हम क्या फेस कर रहे हैं? डिजिटल इलिटरेसी। मतलब उन्हें यूज़ नहीं करना आता, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता। तो अगर उनको एक्सेस मिल भी रही है तो इस्तेमाल नहीं करना आता। तीसरी चीज़, मोर वल्नरेबल टू ऑनलाइन हैरेसमेंट, साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हो कि इनके ज़्यादातर विक्टिम कौन होते हैं? तो गर्ल्स, वुमन, यही इसके ज़्यादातर विक्टिम होते हैं। बाकी लोग कंपैरेटिवली आर लेस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये लोग ये परेशानी फेस करते हैं।
अब क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या सोल्यूशन हम देख सकते हैं? तो पहली चीज़ तो ये जो गैप हमने देखा है कि हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसको हमें रिड्यूस करना है। तो जब जिसके पास फ़ोन है और जिसके पास नहीं है, मतलब मेल्स के पास जो फ़ोन है और फीमेल्स के पास जो नहीं है, उसके बीच का गैप जितना हो सके उतना हमें कम करना है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ बताई गई है कि डिजिटल लिटरेसी को हमें बढ़ावा देना है, डिजिटल लिटरेसी को बेहतर करना है। जिन महिलाओं को यूज़ करना नहीं आता उन्हें यूज़ करना सिखाना है। तीसरी चीज़, उनकी डेटा को सिक्योर करना है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी ढंग से अचीव कर पाएंगे तो वो फ़ोन भी बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे, वो इतना इशू फेस नहीं करेंगे। तो ये इसके क्या हो गए सल्यूशन। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो स्टेप्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला है पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसके अंदर ये ध्यान दिया गया कि रूरल एरिया के अंदर जो है हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि किस तरीके से उन्हें डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से जोड़ा जा सके। फिर बात आती है दी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। इसके थ्रू जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो भी साथ में जुड़ पाएंगी, वो भी एजुकेशन ले पाएंगी और वो भी अपने आप को डेवलप कर पाएंगी। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, इसके अंदर ये मुहिम चलाएगी कि किस तरीके से हम साइबर स्पेस को सेव कर सकते हैं, महिलाओं के लिए स्पेस को सेव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चर्चा के अंदर बताई गई। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं और जानते हैं राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू हेल्थ से बड़ा क्या ही होगा हमारे लिए। तो क्या कंटेक्स्ट है इसके पीछे, क्या बेसिस है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। द राजस्थान असेंबली हैज़ पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल, मेकिंग राजस्थान द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन इंडिया टू लेजिस्लेट द राइट टू हेल्थ बिल। तो मतलब भारत के अंदर इकलौता अगर कोई प्रदेश बना है, इकलौता कोई राज्य बना है जिसने राइट टू हेल्थ दिया है अपने नागरिकों को, वो है राजस्थान। राजस्थान ने राइट टू हेल्थ दे दिया है। बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया गया है ये। क्यों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स क्या क्या है उसको जानते हैं। फर्स्ट, मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरी रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। जो भी स्टेट का रेसिडेंट है उसे मैंडेटरी फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। वो फ्री ट्रीटमेंट मांग सकता है, जब भी कोई तरीके की इमरजेंसी फेस कर रहा है वो फ्री ट्रीटमेंट मांग सकता है। दूसरी, एप्लीकेबल टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों के ऊपर अप्लाई करता है। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी में आता है तो उसे तुरंत आपको जो है दाखिला देना पड़ेगा, उसके पास पैसे हों या ना हो। तो यहाँ पे दोनों पे अप्लाई करता है ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स। प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी विदाउट वेटिंग फॉर मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ में कई बार ये लोग क्या करते हैं कि उनको बुला लेते हैं, वो आ जाते हैं, फिर उसके पीछे फिर पेपर वर्क में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कि पुलिस को बुलाइए, ये काम करिए, यहाँ हस्ताक्षर करिए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो उसको अवॉइड किया जा सकता है, उसको साइड में रखा जा सकता है। बहुत बार होता है कि इंसान के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते, एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते, तो यहाँ पे ये प्रोविज़न भी ऐड किया गया है कि अगर उस इंसान के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है, ट्रांसपोर्ट के पैसे देने के लिए नहीं है, तो आप उनको चार्ज नहीं करेंगे। बिना चार्जेस के उन्हें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो आप खुद मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इज़ दिस गुड और नॉट, ये अच्छा है कि नहीं है, गुड और नॉट। ऐसी चीज़ें हर एक स्टेट में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देखो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि भारत में आज भी एक तबका ऐसा है जो बहुत बड़ी संख्या में है, जो मेडिकल हेल्थ को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए ये सोशलिस्ट फीचर हमारे देश के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके सिग्निफिकेंस समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वाई दीज फीचर्स आर सो इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला, टाइमली, एक्सेप्टेबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। टाइम से समय अनुसार उन्हें क्या मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी, एक्सेप्टेबल हेल्थ केयर मिलेगी। दूसरी चीज़, जब हम बात करते हैं राइट टू हेल्थ की, तो राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा मूलभूत अधिकार है। तो हम इस चीज़ को अब फलीभूत होते हुए देख रहे हैं, मटीरियलाइज होते हुए देख रहे हैं, हमारे सामने आते हुए देख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है कि अब धीरे धीरे इवेंचुअली सरकार जो है इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे रही है। फिर बात आती है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, अकाउंटेबल है, अब हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ अकाउंटेबिलिटी आ गई कि उन्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम ऐसा चाहते हैं कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में ऐसे जो हैं फीचर्स आएँ, इस तरीके के बिल आएँ, इस तरीके के एक्ट आएँ।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। जितने हमने आर्टिकल डिस्कस किया है, होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर में, जब हम डिस्कस करेंगे 24 मार्च के करंट अफेयर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।